Hello students, today in this lecture we are going to start our new chapter, that is coordination compounds. इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब हमारे पास एक ऐसा एटम हो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो. तो हमारे पास कोई भी एक ऐसा एटम होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए जिसके पास खाली जगह हो इलेक्ट्रॉन्स रखने, वेकेंट ऑर्बिटल. दूसरी तरफ एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो. ये एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये अपने लोन पेयर को इस एटम को डोनेट कर देता है और ये एटम अपने वेकेंट ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर लेता है. तब ये जो बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यहां पर दो रिक्वायरमेंट हो गई हमारी. क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहली रिक्वायरमेंट तो एक वेकेंट ऑर्बिटल की, एक ऐसा एटम होना चाहिए. ठीक है, एन एटम हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल्स. और दूसरी रिक्वायरमेंट है एक एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये दोनों एटम्स मिलके जो बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, सो बोथ these atoms form coordinate bond. तो क्या डेफिनेशन हो जाती है यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की? द बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from an atom having lone pair to an atom having vacant orbital is called coordinate bond. तो ये हो जाती है डेफिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की. यहां पर एक पॉइंट जो आपको नोट करना है, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो हम कह रहे हैं, हमने वर्ड यूज किया यहां पर डोनेशन. डोनेशन का मतलब ट्रांसफर भी हो सकता है. तो यहां पर जो ट्रांसफर या डोनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कंप्लीट ट्रांसफर या कंप्लीट डोनेशन नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का. मतलब जो डोनेट करने वाला एटम है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली ए को ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि इस बी एटम का इन्फ्लुएंस इस इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर थोड़ा बहुत रहता है. तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो मैं इसीलिए नोट करवा रहा हूँ, आपको नोट कर लेना इस चीज को. देयर इज no complete transfer of electron from one atom to another. Hence it is not an ionic bond. Hence it is not an ionic bond, but it has covalent character. तो क्योंकि कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर, इस वजह से B का इन्फ्लुएंस जो है वो A से इलेक्ट्रॉन पेयर से खत्म नहीं होता, और इसी वजह से ये जो बॉन्ड है
इसके अंदर क्या रहेगा, हल्का सा कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो रहेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर टाइप पूछी जाए कि ये किस टाइप का बॉन्ड होता है, कोवलेंट होता है या आयनिक होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसी वजह से इसको कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोला जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट कैरेक्टर रहता है इस बॉन्ड का। इस बॉन्ड को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो बी एटम जो है वो ए को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये जो एरो है, सिंगल हेडेड एरो, ये रिप्रेजेंट कर रही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। सो दिस एरो रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग। तो ये हो गई कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बातें। अब देखो बच्चों, जिन कंपाउंड्स में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स containing coordinate bond are called coordination compound। तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो इसी बॉन्ड के ऊपर पड़ा। जो कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एडिशन कंपाउंड्स। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनको बनाते टाइम हम दो अलग अलग कंपाउंड्स की सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो एडिशन कंपाउंड की अगर डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो क्या होगी डेफिनेशन? नाम से ही पता चल रहा है, दो डिफरेंट कंपाउंड्स को जब ऐड करके कोई नया कंपाउंड बनाते हो, दे आर कॉल्ड एडिशन कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स obtained by mixing two different solution in a definite ratio followed by crystallization are called addition compounds। are called addition compounds। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो है वो मैं यहाँ पर आपको पहले इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, फिर आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। ये जो एडिशन कंपाउंड्स हैं इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एडिशन कंपाउंड की हमने दो कैटेगरी बना रखी है। क्या क्या है? एक को तो बोलते हैं हम डबल सॉल्ट और एक को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एक तरीके का एडिशन कंपाउंड हो गया। अब देखो इसके एग्जाम्पल। एडिशन कंपाउंड जो है उनको किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले मैं डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल्स जो है वो आपको बता रहा हूँ। बच्चों, आप 10th क्लास के अंदर जो है वो एक सॉल्ट का नाम पढ़ते थे, पोटैश एलम। क्या होता है पोटैश एलम? इसको हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 whole thrice .24H2O। This is the formula of double salt which is called potash alum। तो जैसा कि आपको इस फॉर्मूले में दिख रहा है
एक सॉल्ट तो पोटेशियम सल्फेट हो गया, दूसरा सॉल्ट एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। इन दोनों को हमने जो है वो मिक्स किया है और इन दोनों को मिक्स करके हमने क्रिस्टलाइज कर दिया, तो पोटैश एलम बन गया। क्योंकि इसके फॉर्मूले में दो अलग अलग सॉल्ट्स के फॉर्मूले हमें देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से इसको बोला जाएगा डबल सॉल्ट। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम, फिटकरी कैसे बनाते हैं। पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया एक बीकर के अंदर, तो पानी ले लिया, पानी के अंदर जो है वो हमने पोटेशियम सल्फेट को डिज़ोल्व कर लिया। दूसरा बीकर लिया, इसके अंदर हमने पानी के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट को डिज़ोल्व कर लिया। इन दोनों की बन गई सॉल्यूशन, इसकी भी सॉल्यूशन बन गई, इसकी भी सॉल्यूशन बन गई। अब इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया एक तीसरे बीकर के अंदर, बड़ा बीकर ले लिया, इसमें इन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद इसको रिक्रिस्टलाइज कर लिया। रिक्रिस्टलाइज करने का मतलब इसको हम गर्म करते रहे और तब तक गर्म करते रहे जब तक लास्ट में हमारे पास सॉलिड जो है वो सॉल्ट ना बच गया हो, तो दैट इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। तो जब आप इतना गर्म करते हो कि सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है और लास्ट में आपके पास सॉल्ट बच जाता है, ये जो सॉल्ट बचता है दिस सॉल्ट इज कॉल्ड पोटैश एलम, और ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो किस तरीके से बनाया है, एक सॉल्ट को और दूसरे सॉल्ट को मैंने क्या कर दिया, दोनों को आपस में ऐड कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया मतलब ऐड कर दिया। तो क्योंकि ऐड कर दिया इस वजह से ये जो कंपाउंड्स है, इस तरीके से जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं दीज आर कॉल्ड एडिशन कंपाउंड्स। तो जो नया कंपाउंड हमें मिल रहा है पोटैश एलम, वो इन दोनों का क्या है, एडिशन हो गया। अब ये तो हो गई इसके प्रिपरेशन की बात। ऐसे ही एक और सॉल्ट भी हमें देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड मूर सॉल्ट, MOHRS, मूर्स सॉल्ट। मूर सॉल्ट का फॉर्मूला जो है इसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फेरस अमोनियम सल्फेट। फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.NH42SO4.6H2O। तो जैसा कि आपको इसके फॉर्मूले में भी दिख रहा होगा, एक तो सॉल्ट है फेरस सल्फेट और दूसरा सॉल्ट है अमोनियम सल्फेट। जैसे हमने पोटैश एलम को बनाया था बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी बनाते हैं। एक बीकर के अंदर हम फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, दूसरे बीकर के अंदर हम अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं, इन दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इनको तब तक गर्म करते रहेंगे जब तक सारा का सारा पानी जो है वो इवेपोरेट ना हो जाए। लास्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा, जो सॉल्ट बचेगा, वो सॉल्ट क्या कहलाएगा, मूर सॉल्ट या फिर फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस का सल्फेट, अमोनियम का सल्फेट, इसलिए इसको फेरस अमोनियम सल्फेट बोला गया। तो ये कहलाते हैं डबल सॉल्ट, जो दो कंपाउंड्स की सॉल्यूशन को ऐड करके और फिर बनाए जाते हैं। अब इन डबल सॉल्ट्स की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे कि मैं यहां पर इस डबल सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं। इस डबल सॉल्ट को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो, तो जैसे कि मैं पोटैश एलम बना चुका हूं, ठीक है, हमारे पास फिटकरी रखी हुई है, उस फिटकरी को उठा के हम पानी के अंदर डाल देते हैं। तो एक बीकर में पानी ले लिया, उसके अंदर जो है वो हमने फिटकरी को डाल दिया या पोटैश एलम को डाल दिया। तो ये पोटैश एलम जो तुमने इस पानी के अंदर डाला है, जिसका फॉर्मूला ये है, ये धीरे धीरे इस पानी के अंदर डिसॉल्व होना शुरू होगा, ठीक है। और डबल सॉल्ट जब डिसॉल्व होना शुरू होते हैं ऑन डिसोल्यूशन, तो ये अपने अपने आयंस में सेपरेट हो जाते हैं। तो जैसे कि K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, इसको जब मैं पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूँ तो प्लस एक्वस जब लिखूंगा तो पोटेशियम अलग लिखा जाएगा, पानी के अंदर आयनिक सब्सटेंस डिसोसिएट हो जाते हैं, सल्फेट अलग लिखा जाएगा, एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा,
ये सल्फेट आयंस भी अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से सारे के सारे आयंस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं जब आप किसी डबल सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो। तो इसका ये मतलब हुआ कि डबल सॉल्ट जो है वो डिसोल्यूशन करने पर कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट इनटू आयंस। डबल सॉल्ट्स व्हेन dissolved in water dissociate into ions। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस के अंदर। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैं दे आर कॉल्ड डबल सॉल्ट्स। अब इसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद अगर आप पोटेशियम का टेस्ट करते हो तो आपको पोटेशियम का टेस्ट भी ये कंपाउंड शो करेगा। एल्यूमिनियम का टेस्ट करते हो तो एल्यूमिनियम का टेस्ट भी ये कंपाउंड शो करेगा। और सल्फेट का टेस्ट करते हो तो सल्फेट के टेस्ट भी ये कंपाउंड जो है वो शो करेंगे। ठीक है, तो दे गिव डिटेक्शन टेस्ट, दे गिव डिटेक्शन टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। तो डबल सॉल्ट्स की ये खासियत होती है, ये पहचान होती है कि डबल सॉल्ट को हम जब बनाते हैं तो वो एक तरीके से दो चीज़ों को ऐड करके बनाया जाता है। और जब इन डबल सॉल्ट्स को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, उनके एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और सभी इंडिविजुअल आयंस का वो टेस्ट शो करते हैं। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि तुमने जो कंपाउंड बनाया है वो डबल सॉल्ट है या नहीं है। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी क्या थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कैसे बनाया जाएगा, जब उसका नाम एडिशन कंपाउंड हो गया, वो एक टाइप है एडिशन कंपाउंड का, तो वो भी इसी तरीके से बनेगा जैसे डबल सॉल्ट को हमने बनाया। तो जैसे कि बच्चों में यहाँ पर एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ आपको, हमारे पास सेकंड कैटेगरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम्पल, मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं। पहली सॉल्यूशन है मेरे पास कॉपर सल्फेट की और इसके अंदर मैंने डाल दिया लिक्विड अमोनिया। कॉपर सल्फेट था, इसमें मैंने मिक्स कर दिया लिक्विड अमोनिया को। ठीक है, अब देखते हैं, इसको हम हीट करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है। लिक्विड अमोनिया जो होता है इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, तो इसको भी हम एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हैं। दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद जब हम हीट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है ये CuNH3 4SO4। ये एक प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है जब हम इन दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तब। अब ये जो कंपाउंड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये डबल सॉल्ट से जो है वो डिफरेंट है। ये कंपाउंड क्या है, डबल सॉल्ट से अलग है। कैसे पता चला हमें कि ये जो कंपाउंड बन रहा है यहाँ पर ये डबल सॉल्ट से अलग है, तो इसके लिए हम करते हैं डिटेक्शन टेस्ट। अभी मैंने आपको लास्ट में क्या दिखवाया था कि डबल सॉल्ट का अगर आप डिटेक्शन टेस्ट करोगे तो वो सभी आयंस के टेस्ट शो करेगा, पोटेशियम का भी देगा, एल्यूमिनियम का भी देगा, सल्फेट का भी देगा। ऐसे ही हम यहाँ पर भी क्या करके देखते हैं, डिटेक्शन टेस्ट करके देखते हैं। जब हम डिटेक्शन टेस्ट करते हैं यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स या आयंस प्रेजेंट थे उनका, तो ये कंपाउंड सिर्फ एक ही डिटेक्शन टेस्ट शो करता है, सल्फेट का। ये कॉपर का डिटेक्शन टेस्ट जो है वो नहीं शो करता, अमोनिया का डिटेक्शन टेस्ट जो है वो भी शो नहीं करता, सिर्फ एक आयन का डिटेक्शन टेस्ट शो करता है, सल्फेट आयन का। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं जो मिक्स करने के बाद हमें अपने सभी आयंस का टेस्ट शो नहीं करते अपने एक्वस सॉल्यूशन में, तो टेस्ट कैसे करोगे इसका, इस कंपाउंड का टेस्ट कैसे करोगे। ये जो तुम्हारे पास सॉलिड बना था, ये जो कंपाउंड तुम्हें मिला था, रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं। तो इसको मैंने
पानी के अंदर जो है वो मिक्स कर दिया एक्वा सॉल्यूशन में, और उसके बाद जो सॉल्यूशन मुझे मिलती है उसका मैंने डिटेक्शन टेस्ट किया। तो सल्फेट का तो टेस्ट शो कर रहा है लेकिन कॉपर का और अमोनिया का टेस्ट शो नहीं कर रहा। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसने सिर्फ एक आयन का टेस्ट शो किया, इन दो आयंस के टेस्ट शो नहीं करता। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि ये जो कंपाउंड, जो ब्रैकेट के अंदर तुमने चीज़ें लिखी हुई हैं, ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें जो है वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होती जब आप उसको पानी में मिक्स करते हो तब। तो रीजन क्या है यहाँ पर? द आयंस और मॉलिक्यूल्स which form coordinate bond do not dissociate in their aqueous solution and hence do not show their डिटेक्शन टेस्ट। तो ये ब्रैकेट हमें क्या दिखा रहा है? ये ब्रैकेट हमें ये बता रहा है कि ये कॉपर, ये जो 4 अमोनिया लगी हैं, इनके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये ब्रैकेट हमें ये बता रहा है। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपस में क्या बना रही हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही हैं। और अभी आपको बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है? एक तरीके का कोवलेंट बॉन्ड होता है। और जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं या नहीं होते? तो वो पानी के अंदर जल्दी से डिसॉल्व नहीं होते। इस वजह से जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी हुई थी ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाती और ये आयंस जो है वो नहीं बना पाती। इसी वजह से हम इनके आयंस को या इनके मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो पानी के अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ आयोनाइज नहीं होगी, ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है वो आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो सल्फेट जो है यहाँ पर वो आयनिक बॉन्ड के थ्रू इसके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन अमोनिया जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई है। इस वजह से अमोनिया सेपरेट नहीं होती कॉपर से, जबकि सल्फेट जो है जो बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट से वो कॉपर से अलग हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो सिर्फ सल्फेट जो है वो सेपरेट होगा और सिर्फ वो ही अपना डिटेक्शन टेस्ट शो करेगा। तो मैं यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन जो है उसमें कैसे बनेगा ये वो दिखा देता हूँ। CuNH3 बाहर लिखा हुआ है SO4, इसको जब मैंने पानी में डिज़ोल्व किया तो ये बनाएगा ये चीज़, इसके ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा 2 नेगेटिव। तो ये डिसोसिएट नहीं होता, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस वजह से ये आयंस और मॉलिक्यूल्स नहीं बने। लेकिन ये डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि आयनिक बॉन्ड से कनेक्टेड था। तो आयनिक सब्सटेंसेस जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं वो पानी में डिसोसिएट नहीं हो पाते। इस वजह से वो अपना डिटेक्शन टेस्ट शो नहीं करते। तो इस तरीके से हम जो है वो इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रिपरेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक तरीके का एडिशन कंपाउंड है जिसको हम 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस को ऐड करके आपस में मिक्स करके जो है फिर बनाते हैं। और ये जो कंपाउंड बनते हैं इनको जब आप एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रिपेयर करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो ये अपने सभी आयंस का टेस्ट शो नहीं करते। ऐसे कंपाउंड्स जो हैं इनको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ये हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्ट हैं हमारे पास, FeCN2 प्लस KCN। तो मैंने FeCN2 फेरस साइनाइड का सॉल्ट ले लिया, पोटेशियम साइनाइड का सॉल्ट ले लिया, इन दोनों को मैंने पानी के अंदर मिक्स कर दिया, मतलब इनके एक्वस सॉल्यूशंस जो हैं वो बना दिए। तो यहाँ पर AQ लिख देता हूँ, यहाँ पर भी AQ लिख देता हूँ।
दूसरे बीकर के अंदर मैंने पोटेशियम साइनाइड का एक्वस सॉल्यूशन बना दिया और फिर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया एक बड़े बीकर के अंदर। मिक्स कर दिया मतलब मैंने दोनों को ऐड कर दिया और मिक्स करने के बाद मैं इनको गर्म करता रहा, तब तक गर्म करता रहा जब तक लास्ट में एक सॉलिड पाउडर जो है वो ना बच जाए। तो ये जो सॉल्ट बचा हुआ है, ये सॉल्ट जो है इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज K4FeCN6। तो क्योंकि ये कंपाउंड जो है इन दोनों के एडिशन से बन रहा है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड। ये भी एक एडिशन कंपाउंड है। अब ये किस टाइप का एडिशन कंपाउंड है, डबल सॉल्ट है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हमें इस चीज को पता करना था। कैसे पता किया हमने इस सॉल्ट को जो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर बचा, इसको हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है आयंस में, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है सिर्फ वो ही आयन बनाएगा और यहां पर आ जाएगा 4-। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब हमने बनाई तो ये आयंस प्रोड्यूस हुए। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी टेस्ट करेंगे, पोटेशियम का टेस्ट करेंगे, आयरन का टेस्ट करेंगे, साइनाइड का टेस्ट करेंगे। सिर्फ पोटेशियम का टेस्ट शो करता है, ना फेरस का टेस्ट शो करता, ना साइनाइड का शो करता। इस वजह से इसको बोला गया कि दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस टेस्ट के बाद में हम क्या कहते हैं कि भाई जो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस तरीके से हम ये पहचान लेते हैं कि हमने जो कंपाउंड बनाया है वो एक डबल सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो K4FeCN6 इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आयरन का और Cn नेगेटिव का टेस्ट क्यों नहीं शो किया, क्योंकि आयरन जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर Cn नेगेटिव के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट नहीं हो पाते पानी के अंदर कोवलेंट नेचर के कारण, और इस वजह से कंपाउंड हमें आयरन का और साइनाइड का टेस्ट शो नहीं करता। तो ये हो गया बच्चों टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। चलिए अब मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक बार फिर से। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? दीज आर अ टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड, these are a type of addition compound in which a metal atom is bonded through coordinate bond with an ion or neutral molecule are called coordination compound. Example, K4FeCN6, CuNH3 whole 4 SO4, CONH3 whole 6 Cl3, ये सभी जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो ये कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है इस तरीके से। ये कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। ये कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो ये कंपाउंड दो चीजों से बने हैं, इसका ये मतलब हुआ, इस तरीके से इसको डिसोसिएट करने का ये मतलब हुआ कि ये दो तरह के आयन से मिलके बना हुआ है। एक तो वो आयन जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है और दूसरा वो आयन जो इससे बाहर अलग करके लिखा गया है।
ये जो आयंस जो बिना ब्रैकेट के लिखे जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड काउंटर आयंस, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। तो अब हम कुछ टर्म्स जो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मूला से रिलेटेड हैं उनको पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है उसके अंदर क्या क्या टर्म्स, क्या क्या जो है वो नेम्स यूज किए जाते हैं इनको लिखते टाइम, इनको रिप्रेजेंट करते टाइम। तो अब मैं आपको सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बताने जा रहा हूं। बेसिक टर्म्स related to coordination compounds। ठीक है, सबसे पहले बात आ जाती है कॉम्प्लेक्स आयन की। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन? द आयन produced in the aqueous solution of a coordination compound which contain a metal atom and some neutral molecules or ions bonded to it is called coordination compound या फिर complex ion is called complex ion। तो ये हो गया पहला टर्म। तो अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिखे थे उसमें जो इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं और उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन। इसका एक और नाम भी होता है बच्चों, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फेयर, और इसको हम कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी बोलते हैं। तो तीन नाम हो गए इसके, कोऑर्डिनेशन स्फेयर कह लो, या कॉम्प्लेक्स एंटिटी कह लो, या कॉम्प्लेक्स आयन कह लो। तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था उसमें से अगर ब्रैकेट से बाहर वाली चीज को अगर अलग कर दिया जाए तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज बचती है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फेयर या फिर कॉम्प्लेक्स एंटिटी। तो एग्जांपल नोट कर लेना, ये K4FeCN6 ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसका ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसको जब पानी में डालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज बचती है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। CuNH3 4SO4 ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज बचती है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2+, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे ही एक ये कंपाउंड भी होता है, यहाँ K4 था, यहाँ K3 है, ये डिफरेंस रहता है। तो इसको जब आप पानी के अंदर डालते हो तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है, K3FeCN6 डिसोसिएट हो जाएगा और FeCN6 3- बना लेगा। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। और इनको क्या बोलेंगे? दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। चलो अब आता है दूसरा टर्म। ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को आपने क्या कह दिया? कॉम्प्लेक्स आयन कह दिया या कोऑर्डिनेशन स्फेयर कह दिया। ब्रैकेट से बाहर वाली चीज को क्या बोला जाएगा? ब्रैकेट से बाहर जो लिखा होता है दैट इज कॉल्ड काउंटर आयन।
ठीक है, तो काउंटर आयन क्या होता है? द आयंस प्रेजेंट आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स आयन which is connected through ionic bond and easily dissociate in their aqueous solution. They are called counter ion. तो एग्जाम्पल, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखे थे अगर हम उनको दोबारा लिख लें तो ये जो ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये तो बन गया कॉम्प्लेक्स आयन और ये कहलाता है काउंटर आयन। K प्लस इज कॉल्ड काउंटर आयन। ऐसे ही K3FeCN6 इसके अंदर 3 पोटेशियम आयंस प्रोड्यूस होंगे। जब इसकी हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तब, तो इसको बोलेंगे काउंटर आयन। ऐसे ही CuNH3 4SO4 इसको जब आप पानी में डिजोल्व करते हो तो पहले तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बना लेता है, ये वाला, प्लस ये आयन जिसको एनायन बोल रहे हैं, दिस इज द काउंटर आयन। ब्रैकेट से बाहर जो चीज लिखी जा रही है दैट इज योर काउंटर आयन। अब चलते हैं अगले नाम पे। ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी जा रही हैं इनमें एक एटम जो है वो आपको मेटल का जरूर मिलेगा। तो इस मेटल के एटम को बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम जो है हम उसको बोलते हैं जो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, उसको बोला जाएगा सेंट्रल मेटल एटम। द मेटल एटम which has vacant orbitals to form coordinate bond with a fixed number of ions or neutral molecules in a definite arrangement is called central metal atom। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ब्रैकेट के अंदर लिखा जाने वाला मेटल का एटम जिसके साथ या तो आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, तो वो सेंट्रल मेटल एटम जो है उसको क्या बोलेंगे? ये हमारा मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। फिर से वही एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं। K4FeCN6 ये तो हो गया काउंटर आयन, इस पूरे को हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो लिखा हुआ है अंदर Fe, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। तो ये सेंट्रल मेटल एटम जो है वो 6 के साथ क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। एक CN इधर, एक CN इधर, एक CN इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। 6 साइनाइड के साथ क्या कर रहा है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब ये अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स जो है वो इन साइनाइड को अवेलेबल करवा रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे? ये एक सेंट्रल मेटल एटम कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।